नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बिहार की ही करेंगे, लेकिन बिहार में आज बात बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक प्रकार से भूचाल ला देगा। अभी तक इसके बारे में कोई कयास नहीं लगाए जा रहे थे, लेकिन आज जिस खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, वो बहुत ही गंभीर है। क्योंकि अभी तक जेडीयू को लेकर जो चर्चाएं थी कि अब जेडीयू सिर्फ निशांत कुमार के सहारे ही आगे बढ़ेगी, सिर्फ इतना तक ही नहीं है। कहा यह जा रहा है कि 30 अप्रैल की वो तारीख है जिस दिन आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा और निशांत कुमार की बैठक होगी, और उस बैठक में कुछ नए फैसले लिए जाएंगे, कुछ निर्णय लिए जाएंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि क्या आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी हो रही है क्या? मनीष वर्मा तो हैं ही, आरसीपी सिंह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि 2026 की शुरुआती महीनों से, यानी जनवरी से ही इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह जो है अब वापस जेडीयू में आ सकते हैं, जेडीयू में आ रहे हैं। कई बार तो पोस्टर भी पटना में लगाए गए, और उसमें खास करके आरसीपी सिंह और निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए। उस सब को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा इस बात की होगी कि क्या एलएस, जो आपने देखा होगा हमारे थंबनेल में, कि एलएस की अब छुट्टी होगी क्या, या एलएस को कट साइज किया जाएगा क्या जेडीयू के अंदर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा अगर निशांत कुमार को बैक करते हैं, तो उससे एक जो खास करके उनका वोट बैंक है वो बिल्कुल इंटैक्ट होगा, और वो लव कुश दोनों पर निशाना साधने की कोशिश में है। क्योंकि कुश समाज से जिस प्रकार से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज का ज्यादातर वोट जो है अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाले समय में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस कुशवाहा और खास करके कोयरी और कुर्मी दोनों के, जिस कोयरी कुर्मी के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार थे, क्या निशांत कुमार उसी राह पर आगे बढ़ेंगे क्या? और अगर आगे बढ़ेंगे तो पहले तो उनको अपने कुर्मी वोट बैंक को इंटैक्ट रखना होगा, और कुर्मी वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए क्या करना होगा? तो कुर्मी से जो बहुत बड़े थिंक टैंक वाले नेता हैं उनको शामिल कराना होगा, या उनका सहयोग लेना होगा। और उसमें आरसीपी सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उनको खास करके संगठन चलाने में एक प्रकार से महारत हासिल है। अब इसी सब पर आज चर्चा करेंगे कि क्या आरसीपी आएंगे जेडीयू में, और 30 तारीख को क्या बिहार की राजनीति में कोई भूचाल आने वाला है क्या? इसी पर आज चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अचानक से ये पॉलिटिकल गलियारों में इस प्रकार की खबरें फैलने लगी है कि 30 अप्रैल को निशांत कुमार, मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह की बैठक होने जा रही है, और उस बैठक से नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि अगर आरसीपी सिंह फिर से आ जाते हैं और निशांत कुमार को बैक करते हैं तो उससे निशांत कुमार की छवि भी बेहतर होगी, निशांत कुमार के लिए फील्डिंग भी बढ़िया सेट किया जाएगा, और आगे की राजनीति निशांत कुमार के लिए आसान हो जाएगी। क्या लगता है आपको? नमस्कार आपको प्रवीण जी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, निशांत की तो राजनीति है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड के जो कोर वोट बैंक है, यानी जो लवकुश है, उनको लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को हाईजैक कर लिया गया। और ये पूरा आरोप, देखिए इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब वक्त के गर्भ में नहीं होता है, व्यक्ति नहीं दे सकता उसका जवाब। तो एक समय था जब लवकुश समाज के लोगों की जेडीयू में पकड़ थी, जैसे कि श्रवण कुमार की थी, आरसीपी सिंह की थी, मनीष कुमार वर्मा की थी। और मनीष कुमार वर्मा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं और आरसीपी सिंह का भी इसलिए नाम ले रहा हूं कि दोनों ने
आईएएस जैसे पद को त्याग कर नीतीश जी की सेवा करने की एक बिल्कुल। संकल्प ली थी, प्रतिबद्धता जताई। वो तो साइडलाइन कर दिए गए, आरसीपी तो साइडलाइन कर दिए गए, और मनीष बिल्कुल। कुमार वर्मा को धीरे 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 साइडलाइन किया जा रहा। और पिछले एक महीने में, यानी होली से एक दिन पहले से जो ये चीजें शुरू हुई, या होली वाले दिन जो से शुरू हुई, तो ठीक है, सम्राट चौधरी के बनने का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन उधेड़ बुन काफी है। उधेड़ बुन काफी है। और ये उधेड़ बुन जो है प्रवीण जी, ये केवल नीतीश जी या जेडीयू या निशांत तक ही सीमित नहीं, ये सीमित है कि लव का क्या होगा, लव समाज की राजनीति, कुर्मी समाज, धानुक समाज की राजनीति किधर जाएगी। और जो असली डिस्कशन है कि क्या एलएस यानी ललन सिंह, ललन सराफ और संजय झा, और थोड़ा संजय गांधी के खिलाफ भी लोगों को बहुत गुस्सा है, और अशोक चौधरी पर भी बहुत गुस्सा है। और संयोग या कुसंयोग के ये चारों पांचों जो नेता हैं, वो लव कुश समाज से नहीं आते। तो पार्टी को फिर से लव कुश समाज के झंडे तले खड़ा करना है, और पार्टी के में जो इमेज आ गया, और जो पार्टी के लाखों समर्थक हैं, उनका ये कहना कि संजय झा और ललन सिंह ये सब कुछ तय कर रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत गिर चुका है। इसलिए एक फिर से रिन्यू करने की कोशिश होगी। रिन्यू जेडीयू को नहीं करना है, रिन्यू लव की ताकत को फिर से जेडीयू में एस्टैब्लिश करना है, इसको लेकर चर्चा है। और जैसे कि सूचना मिल रही कि 30 अप्रैल को बैठक एक हो सकती है, जिसमें मनीष कुमार वर्मा होंगे, और जिसमें निशांत होंगे, और आरसीपी सिंह भी होंगे। और एक बात बताऊं कि मनीष कुमार वर्मा और आरसीपी बहुत ही क्लोज हैं, इसलिए ये तय मानिए, ये बैठक जेडीयू की राजनीति की दशा दिशा को तय करेगी। वैसे आज एक विधायक दल की भी जबरदस्त बैठक हुई है, और उसमें भी कई अहम फैसले लिए गए। नहीं, आपको क्या लगता है संजीव जी कि अब अगर आरसीपी सिंह के बारे में तो चर्चा बहुत पहले से है, लगभग पिछले 5-6 महीनों से ये चर्चा है कि आरसीपी सिंह आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे। कहां अड़चन कहां आ रही है आरसीपी सिंह के ज्वाइन करने में? आखिर वो रोरे कौन से हैं जिसकी वजह से आरसीपी वापस जेडीयू में नहीं आ पा रहे हैं, जबकि आरसीपी की ये बहुत मतलब इच्छा है कि वो जल्द से जल्द जेडीयू में शामिल हो जाए, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। तो वो कौन से हर्डल हैं जिसको उनको पार करना अभी मुश्किल हो रहा है? देखिए, ललन सिंह ने लखीसराय में शायद बोला था, और मुझे लगता है एक आध महीने पहले बोला था कि जिस आदमी ने 43 पे ला दिया जनता दल यूनाइटेड को, उसके लिए कोई जगह नहीं। और याद कीजिए, नालंदा की एक सभा हुई थी, और उसपे नीतीश जी मंच पर थे, ललन सिंह भी शायद मंच पर थे, और मंच के नीचे आरसीपी सिंह बैठे थे, और आरसीपी सिंह रो रहे थे, भावुक थे, लेकिन नीतीश जी ने उनके तरफ देखा था। तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो, लेकिन बैठक हो रही है 30 अप्रैल को, संभावित है। और इस बैठक, देखिए, भविष्य जो है जेडीयू का, वो निशांत है, और निशांत तय करेंगे कि कहां कैसे क्या होना है। वो आरसीपी सिंह को बहुत सम्मान देते हैं, ये बता। तो रोका किसने? तो ये माना जाता है कि ललन सिंह ने रोक दिया, संजय झा ने रोक दिया, और ललन सिंह ने आरोप लगाया कि इन्होंने तो 43 पर ला दिया था विधायकों की संख्या को, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 85 पर लेकर आए विधायक। आपने कहा संजीव जी कि ललन सिंह और संजय झा ने उनको पार्टी में आने से एक प्रकार से रोका है। क्या
इन दोनों नेताओं को ऐसा लग रहा है, या इसके इनके अलावा जो और ललन सराफ हैं या संजय गांधी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आरसीपी आ जाते हैं पार्टी में, तो आरसीपी पहले भी नीतीश कुमार के बहुत क्लोज रहे हैं, और अगर वो पार्टी में आ जाते हैं तो वो ना सिर्फ नीतीश कुमार के बहुत क्लोज हो जाएंगे फिर से, बल्कि निशांत के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और आपको याद होगा कि आरसीपी, जब निशांत कुमार जेडीयू में उनके आने की चर्चा हो रही थी, उस वक्त आरसीपी ने कहा था कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आ जानी चाहिए और उनको अब बागडोर संभालनी चाहिए। आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि इन नेताओं को ऐसा लग रहा है कि आरसीपी के आने से उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी? देखिए, हाँ, ये निश्चित रूप से इनको खतरा होता है महसूस। तो मैं एक वहां पे जहां पे छोड़ा था जवाब, मैं दे रहा हूं जवाब उस बात पे कि जब ये आरोप लगातार लगाए गए कि 85 सीट पर हम लेकर आए जेडीयू को, आरसीपी सिंह तो 43 पे छोड़कर चले गए थे, तो आरसीपी का ये कहना है कि 43 सीट लाने के बावजूद भी तो 5 साल सीएम रहे नीतीश जी फुल फ्लेजेस। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 85 सीट लाने के बावजूद भी नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं है? अब चलिए, उसमें जो भी मर्जी है नहीं है वो भगवान जाने, क्योंकि नीतीश जी की बातें पता नहीं चलती। बिल्कुल। तो ये आरसीपी सिंह का ये तर्क है, ये तर्क समझिए। और जहां तक संजय झा और ललन सिंह के पावर की बात है प्रवीण जी, वो जब तक नीतीश जी सक्रिय है तभी तक वो पावर है। जब निशांत को ही सब कुछ मिलना है, जय निशांत तय निशांत, तीर निशांत तय निशांत, तो फिर उसमें निशांत के कोर टीम में क्या शामिल है अभी संजय झा ललन सिंह? नहीं है। संजय गांधी नहीं है उसमें, कहीं कहीं अशोक चौधरी नजर आ जाते हैं, लेकिन मोरलेस वो भी नहीं है। उसमें है मनीष कुमार, मनीष वर्मा अलग हो गए, मनीष कुमार आईटी सेल देखते हैं। और उसमें आरसीपी सिंह को मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई उनके लिए रास्ता जेडीयू में निकाला जाए। वो हो सकता है वो काम करते रहे निशांत के लिए, और 5 महीने 6 महीने के बाद अगर नीतीश जी मान जाए तो उनकी वापसी हो जाएगी, और उनकी वापसी के साथ ही संजय झा और ललन सिंह का पराभव शुरू हो जाएगा। यानी कि संजीव जी, आपने कहा कि जो खास करके आरसीपी ने कहा कि 43 के बावजूद वो 5 साल सत्ता में रहे, खास करके मुख्यमंत्री बने रहे, और इस बार 85 के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री नहीं है। क्या आपको लगता है कि यही मैसेज जो है वो खास करके जेडीयू के जो कोर वोटर हैं, खास करके कुर्मी, उनके अंदर ये चला गया है कि ये तो सही कह रहे हैं आरसीपी कि 43 में रहने के बावजूद 5 साल तक रहे वो मुख्यमंत्री, और इस बार तो बहुत मजबूत पार्टी है जेडीयू, 85 सीट कम नहीं होता है 243 के विधानसभा में, और अगर वो इस बार नहीं है तो इसके पीछे ये मैसेज जेडीयू के कार्यकर्ताओं में गया है कि निश्चित रूप से यही लोग कुछ सेटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। क्या आपको लगता है कि यह मैसेज एकदम डाउन चला गया है, एकदम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम चला गया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉप टू बॉटम चला गया है। ये इसलिए गया, देखिए पहले घटनाक्रम थोड़ा सा देखे, जिस क्रोनोलॉजी कहते हैं। पहले हुआ कि राज्यसभा जाएंगे नीतीश जी, तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद हुआ कि हाँ, राज्यसभा बिल्कुल जाहिर है। फिर हुआ कि मुख्यमंत्री पद पर 6 महीने तक रहेंगे। फिर हुआ मुख्यमंत्री पद भी तुरंत छोड़ दिया। फिर चली खबर कि निशांत जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अब जिस कारण से ना हुआ हो, तो ये बार बार जो झटका लग रहा है, ये जेडीयू के वर्कर और खास करके कुर्मी समाज के वर्कर, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जेडीयू के साथ क्या हो रहा है। आखिर जेडीयू का क्या होगा 85 एमएलए रहने के बावजूद? और दूसरी बात जिस पर चर्चा नहीं हो रही है कि जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए नीतीश जी के द्वारा, वो दोनों ललन सिंह और संजय झा के विरोधी हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा है। विजय चौधरी दोनों को पसंद नहीं करते, ललन सिंह विजय चौधरी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ललन सिंह की अपनी वो है कि कोई बुनियाद नेता उभर ना पाए, वो चाहे विजय सिन्हा हो चाहे विजय चौधरी हो, ठीक है। और निश्चित रूप से जो है विजेंद्र यादव
के बारे में ये लोग विजेंद्र यादव उस तरह के नहीं है जिस तरह के नेता ये लोग हैं, ललन सिंह या संजय झा। वो दूसरे तरह के नेता, वो मास लीडर है। ललन सिंह को भी कहा जा सकता है कि वो जीत कर आए हैं, लेकिन संजय झा तो कोई चुनाव जीत कर आए नहीं आज तक, लेकिन पावर सारा एंजॉय कर रहे हैं, ऑथोरिटी सारी एंजॉय कर रहे हैं। तो इस नीतीश जी के द्वारा विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को बनाना, ये भी ललन सिंह और संजय झा को काउंटर बैलेंस करने की नीति थी। और अब निशांत अगर मुलाकात करते हैं 30 तारीख को, और मनीष कुमार वर्मा तो अभी भी जेडीयू में है, अभी भी सक्रिय हैं बिल्कुल, और नीतीश जी के करीबी माने जाते हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, वीआरएस लिया है। और एक जेडीयू वक्त तो मनीष कुमार वर्मा के बारे में यह कहा जाता था संजीव जी कि वही उत्तराधिकारी बनेंगे, खास करके नीतीश कुमार के। जब तक ये चर्चा नहीं थी कि निशांत कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे राजनीति में, तब तक तो ये लोग समझ रहे थे कि मनीष वर्मा ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर निशांत कुमार आगे बढ़ रहे हैं, और जिस प्रकार से ये चर्चा है कि अब वो मई महीने में, यानी गर्मी में, एकदम तपती गर्मी में वो यात्रा निकालने वाले हैं, उस यात्रा को निकालने में मनीष वर्मा, और कहा यह जा रहा है कि मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह के बीच जो बातचीत हो रही है, वो मनीष वर्मा कम्युनिकेट कर रहे हैं निशांत कुमार और नीतीश कुमार को। तो ये जो बातचीत हो रही है, और मनीष वर्मा ही लगे हुए हैं कि आरसीपी आ जाए, यानी कि आरसीपी के आने से जेडीयू, मनीष वर्मा को ऐसा लगता है कि जेडीयू की स्थिति मजबूत होगी, और जो उनका जो खास करके जो एक थिंक टैंक जो है वो भी काफी मजबूत हो जाएगा। और ये लोग जो उनके, खास करके मनीष वर्मा को भी जो पसंद नहीं है, ऐसे कहने के लिए तो पसंद है, लेकिन मनीष वर्मा के बारे में भी ये कहा जाता है कि मनीष वर्मा भी जितने, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, या संजय ललन सराफ हो, या संजय गांधी हो, इनको वो बहुत दिल से नहीं चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, खास करके इसके आरसीपी और मनीष वर्मा के बीच में, ये मनीष वर्मा ही मेन रोल प्ले कर रहे हैं आरसीपी को लाने के लिए? हाँ, देखिए मनीष वर्मा, एक दिनेश राय जी भी हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि गुप्त बैठक हुई है दिनेश राय, मनीष कुमार वर्मा और निशांत कुमार में गुप्त बैठक हुई। उसके बाद यह तय हुआ कि आरसीपी सिंह जी से भी बात की जाए, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन गुप्त बैठक हुई है कहीं। देखिए, जेडीयू में कौन मजबूत कौन कमजोर उससे बात नहीं है। मनीष कुमार वर्मा को ऐसा लगता है आरसीपी सिंह आएंगे तो जेडीयू में लव समाज की पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि भविष्य तो निशांत कुमार है। तो निशांत कुमार के साथ अगर ये लोग आते हैं, ये दो बड़े नेता और संगठन करता भी हैं, तो स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी लव समाज की जेडीयू के भीतर। अब आइए, जहां तक आपने कहा मनीष कुमार वर्मा से इनको वैर है संजय झा और ललन सिंह को, तो इसका मैं बता देता हूं कि जब मनीष कुमार वर्मा को राज्यसभा भेजने की बात थी तो इन लोगों ने विरोध किया। जब हुआ कि विधान परिषद में भेजा जाएगा पिछली बार, उसका भी विरोध हो गया। हद तो ये हो गया जब वो जोनल वाइज, यानी प्रमंडल वाइज, जब कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए एक लेटर निकाला उन्होंने, और 2 दिन बाद उमेश कुशवाहा ने निकाल दिया कि ऐसी कोई बैठक नहीं होगी, सारी बैठक स्थगित की जाती। आप समझिए, तो मनीष कुमार वर्मा को टारगेट किया गया। और इस बीच जब कई बार नीतीश जी के बारे में फैसले हो रहे थे, तो सीएम हाउस में उनकी एंट्री बैन हो गई थी। प्रवीण, सोचिए, तो हिसाब किताब तो मनीष कुमार वर्मा को भी बराबर करना है। और ठीक है, 29 तक ललन बाबू का कार्यकाल है, लेकिन जब आरसीपी सिंह जेडीयू से बाहर किए जा सकते हैं, तो ललन बाबू की क्या गारंटी है? संजय झा क्या है? संजय झा तो अपने दम पे चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। तो राज्यसभा गए, जब कार्यकाल खत्म होगा तो हो गया, फिनिश। और जेडीयू के भीतर देखिए, नाम नहीं होना अलग बात है, बदनाम हो जाना बहुत खराब होता है राजनीति। बिल्कुल। और जेडीयू का कोई भी जो लॉयल वर्कर है, वो संजय झा और ललन सिंह को विलेन मान रहा है। और आज जो बैठक हुई है जेडीयू की, उसको लेकर भी बहुत सारी सूचनाएं आई हैं। उसमें यह हुआ है कि नीतीश जी जो है एक यात्रा पर निकलेंगे, बिहार की यात्रा। और जो बातें छन के आ रही कि नीतीश जी ने 200 सीट का टारगेट दिया है जेडीयू को अगले चुनाव में, 30 में 200 सीट का टारगेट दिया है, यानी कि 200 विधानसभा सीटों पर जेडीयू को मतलब मजबूत करने का टारगेट है।
आगे आने वाले बिल्कुल। समय में वो क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो अलग बात होगी, लेकिन उनका टारगेट ये है कि 200 सीट पर जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद हों, जेडीयू की स्थिति मजबूत हो, ताकि वो अगर आने वाले समय में एकला चलो की राह पर भी अगर वो चलना चाहते हैं तो उसमें भी वो अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा इशारा इसी तरफ है कि वो जेडीयू को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं कि जेडीयू के बिना ना बीजेपी का हुक्का पानी चले, ना आरजेडी का हुक्का पानी चले, और निशांत कुमार को अपने जगह प्लेस कर देंगे ताकि ताकि निशांत कुमार उसी तरह 30 के बाद रूल कर अच्छा सके संजय जैसे जी, नीतीश जी आपको ने किया। याद होगा हम लोग 2 दिन पहले इसमें एक चर्चा में हम लोगों ने कहा था कि क्या नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे क्या। तो उस वक्त हम लोगों की बातचीत ये हुई थी कि हो सकता है कि वो यात्रा पर निकलें भी या निशांत की यात्रा में एक दो जगह वो शामिल हो जाएं। लेकिन आज जिस प्रकार से ये खबर आ रही है कि अब तो नीतीश कुमार ने कहा है कि वो यात्रा पर निकलेंगे, दिल्ली में जब तक संसद का सत्र रहेगा तब तक वो दिल्ली रहेंगे, उसके बाद जो है वो वापस बिहार में ही रहेंगे और बिहार में वो घर मतलब गांव गांव शहर शहर जाएंगे। जिस प्रकार से वो पहले यात्रा निकालते थे उसी प्रकार से वो यात्रा निकालेंगे। तो अब लगभग लगभग वो खबर भी पुष्ट हो रही है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को स्थापित करने के लिए हर कदम चलेंगे, हर वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ताकि निशांत कुमार स्थापित नेता के रूप में जेडीयू में हो जाए और एक प्रकार से मास लीडर भी बने। हाँ बिल्कुल, ये तो तय है, लेकिन आज की बैठक तो जेडीयू के विधायक दलों की थी, उसमें ये निशांत जी मौजूद भी नहीं, तो निशांत जी को लेकर चर्चा भी नहीं हुई। हाँ, एक बात जो सामने आ रही कि नीतीश जी को कहा गया कि नेता और उपनेता का फैसला जेडीयू के विधायक दल का, विधानमंडल दल का, उसका फैसला नीतीश जी के हाथों में सौंप दिया गया। और ऐसी चर्चा है प्रवीण जी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निशांत जी को विधायक दल का नेता बनाया जाए। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। तो समय अगर या तो वो विधान परिषद के सदस्य बन जाए या फिर वो चुनाव लड़ ले, कहीं उपचुनाव हो जाए, कोई एक सीट खाली हो कर दे जेडीयू से, तो वो चुनाव भी लड़के भी आ सकते। लेकिन ये बात तय है कि एक लंबा रास्ता चुना है नीतीश जी ने निशांत के लिए, और निशांत को कोई हड़बड़ाहट नहीं है किसी सत्ता के लिए। हाँ, लेकिन जो बैठक 30 अप्रैल की होने वाली है उससे जेडीयू में किस खेमे की पकड़ मजबूत बनेगी आगे 5 साल में, 4 साल में, वो देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि नीतीश जी एक अलग मूड में है। अगर वो 200 सीट पर तैयारी की बात कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वो, देखिए, नीतीश जी और उनके करीबी नेताओं का ये मानना है कि सम्राट चौधरी ही का काम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो नीतीश कुमार जी की तरह काम कर पाएंगे इस पर, क्योंकि देखिए 4 से 5 लाख करोड़ का कर्ज भी है बिहार पर, और जेडीयू ने ये सुनिश्चित किया है अभी तक कि शराबबंदी नहीं टूटेगी। तो अगर शराबबंदी टूटती तो 30,000 करोड़ से लेकर 35,000 या 40,000 करोड़ तक एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता था सरकार के खजाने। और अगर इसको 40,000 करोड़ आप मान लेते हैं मोटा मोटी, तो 2 लाख करोड़ 5 साल में बिहार सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा होता, और इससे कर्ज भी कुछ कम किया जा सकता था और नई योजनाएं भी चालू की जाती। लेकिन नहीं, एक मेरा सवाल है, हालांकि लोग ये कहेंगे कि आप लोग उसके समर्थन में तो नहीं है। एक लाइन, एक लाइन, समर्थन में नहीं हूँ, नहीं, एक लाइन में बोल दो। पूछ रहा हूँ आपसे, मैं प्रवीण जी एक लाइन में नहीं हूँ। एक लाइन प्रवीण जी, एक लाइन, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी को कमजोर करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, रेवेन्यू सोर्सेस को कंट्रोल करते हैं ताकि गवर्नमेंट कोई बड़ी परियोजना लागू ना कर सके, कोई लंबी लकीर न खींच सके सम्राट चौधरी। और इसलिए सम्राट चौधरी ने भी बोला पिछले दिनों कि अभी शराबबंदी लागू रहे, और शराबबंदी को छोड़कर बिहार सरकार कोई नया रिसोर्सेज, इतना बड़ा रिसोर्सेज तुरंत खड़ा नहीं कर सकती है। यानी ट्रेजरी पर एक तरह से नीतीश जी ने कंट्रोल कर लिया है, समझिए। नहीं संजीव जी, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपको नहीं लगता, हालांकि लोग ये कहेंगे कि आप लोग इसके समर्थन में हैं कि क्या कि शराबबंदी खुल जाए। नहीं, मैं बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हूं।
शराबबंदी रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो शराबबंदी किस प्रकार से हो। अगर शराबबंदी है तो इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी हो, बिहार में ना मिले शराब। लेकिन अगर घर घर डिलीवरी हो रही है शराब की और पहले से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके एवज में कई लोग जेल जा रहे हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस पर एक समीक्षा करने की जरूरत है कि ताकि जो रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है उसको भी फिर से पुनर्बहाल किया जा सके और उससे नए काम किए जा सकते हैं, बिहार को और आगे ले जाया जा सकता है। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप शराबबंदी को खत्म कर दीजिए, लेकिन अगर लागू करना है तो पूर्ण रूप से लागू कीजिए। अगर नहीं लागू करना है, अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप उसको जैसे पहले था वैसे आप कर दीजिए। क्या परेशानी है इसमें? नहीं, देखिए शराबबंदी तो लागू है, शायद हम्म 16 लाख लोग जेल भी गए, उसमें अधिकतर गरीब यही लोग हैं यही मेरा बेचारे। सवाल है। दूसरी बात, फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हाल के दिनों में भी 5-6 लोग मरे जहरीला हम्म शराब पी के, हम्म और कई लोग आंखों से अंधे हो रहे हैं। अब हम्म गरीब परिवार का सिंगल कमाने वाला व्यक्ति है और हम्म वो नशे की लत जानते छूटती नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में वो जहरीला शराब पी रहा है। प्रवीण जी, हम्म वो किसकी जिम्मेदारी है? लोगों की जान बचाना वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम्म मैं ये कह रहा चलिए हूं संजीव हर जी, इसमें राज्य। एक और संजीव जी इसमें एक और सवाल और भी आपके लिए ऐड ऑन कर देते हैं कि आप देखिए कि पहले जिस प्रकार से ये सूखे नशे की जो वो लत है खास करके बिहार में नहीं के बराबर थी, पंजाब में अदर स्टेट में देखने को मिलता था लेकिन बिहार में नहीं। और पहले चूंकि उस प्रकार से महंगी नहीं थी शराब तो लोगों को उस प्रकार से आप क्राइम नहीं बढ़ा था। अभी क्या है, जिसको नशे की लत है वो क्राइम करके शराब पीते हैं और वो क्राइम करते हैं और आप देखिए कि रास्ते चलते किसी का चेन छीन लिया जाता है, किसी का कुछ कर लिया जाता है, किसी का पर्स छीन लिया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है ताकि उससे पैसे ले सके और उस पैसे से वो शराब पी सके। तो आपको नहीं लगता है कि क्राइम कंट्रोल भी हो सकता है? बिल्कुल, और वो आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया। और एक बात ये भी है कि सूखा नशा ज्यादा डेंजरस है शराब से, हम्म क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को ही कोलैप्स कर देता है, खत्म कर देता है। हम्म आप देखिए कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें जॉम्बी की तरह लोग खड़े हो रहे हैं वो फिंटेनॉल नाम की गोली खाकर, और उसमें बिल्कुल। जान भी बहुत तेजी से जाता है। तो ठीक है, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम्म कई जहरीली शराब अगर विकल्प है तो उससे अच्छा ये हम्म शराब है, विदेशी शराब। जहां सूखा नशा, स्मैक, कोकीन, हशीश, गांजा, उससे बेहतर विकल्प शराब है। और तीसरी बात है, अगर जहरीली शराब पी के कोई व्यक्ति मर जा रहा है, उसके गरीब परिवार को कौन देखने वाला? और हम्म मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शराब को लीगलाइज कीजिए, अरे कम से कम ताड़ी को तो लीगलाइज कीजिए। वो तो हम्म बिहार के गांव गांव में पिया जाता है। हम्म कम से कम जो 1000 रुपए का दारू पी रहा है वो 200 रुपए का ताड़ी पिएगा अगर, तो जो ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों लोग हैं उनको, उनका जीवन भी तो चलेगा। आपको एक हाँ साइकिल तो तो उसको इकोनॉमिक उसको साइकिल। उसको तो उसको चलाया जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है संजीव जी। उसके लिए तो अलग तरीके से उसमें तो ये कहा जा रहा है कि कई नहीं, तार के। अब मैं परवेश जी, अब मैं इस पर क्या बोलूं। वो नीरा हम्म नाम का जो है, बस जब हम्म गांधी मैदान में जब लगता है कोई वो प्रदर्शनी, तो बिल्कुल। उसमें नीरा के प्रोडक्ट्स, पेड़े और पता नहीं क्या क्या प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन जमीन पे हम्म उसका कोई ऐसा नहीं है कि नीरा चल रहा है। ये सब क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे मित्र हैं और वो सारी हम्म वस्तुस्थिति बताते हैं, सारी वस्तुस्थिति बताते हैं। और होता क्या है कि बड़े लोगों पर तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन बेचारे ये ताड़ी के जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, या 10 हम्म पेड़ है उनके पास, छोटा बर्तन ले किस तरह कर रहे हैं जीवन को, उन पर छापा पड़ता है। अधिकारी भी मजबूर है बेचारे, क्योंकि उनको पटना से कमांड और आता था इसमें कि आप एक छापा मारो। और इसमें संजीव जी एक जबरदस्त है, पुलिस मालामाल हो रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू जो है किसी एक जगह मतलब इकट्ठा होते जा रहा है। यानी पुलिस महकमों के पास जो है, पुलिस में जितने लोग हैं निचले स्तर पर और ऊपरी स्तर पर, सभी जगह वो जाता है। आपको ये आश्चर्य होगा कि हर थाने का फिक्स रेट है कि उस थाने से इतना पैसा इकट्ठा करना ही करना है। अब आप सोचिए कि जो लोग इस व्यवसाय में नहीं भी हैं, कई लोग तो क्या करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं
कि कुछ लोग तो ये करते हैं कि अगर दूसरे से रंजिश निकालनी हो तो उसके घर में शराब की बोतलें फेंक देते हैं और फिर उनको पुलिस बुला करके पकड़वाते हैं। तो ये सब क्या, इस सब पर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल। और देखिए हुआ क्या है कि एक पैरेलल सिस्टम लगभग कहा जा रहा है 70,000 करोड़ का एक कारोबार का अवैध शराब के को बेचने, खरीदने, केवल शराब का मैं बोल रहा हूँ, इसमें स्मैक नहीं है। ये 70,000 करोड़ एनुअल का एक बड़ा पैरेलल इकोनॉमी बन गया है बिहार में। और उसमें बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, दलाल टाइप के लोग हैं जो कमीशन दे रहे हैं इधर उधर। तो वो भी चाहते हैं कि शराबबंदी लागू रहे, क्योंकि शराबबंदी लागू होने पर ही उनका बिजनेस सरवाइव कर रहा है, जो इलीगल है पूरी तरह से। उसमें रेवेन्यू लॉस है, शराब पी के लोग मर रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, किसी का आंख अंधा हो रहा है। तो और नशे, सूखे नशे के चपेट में युवा बर्बाद हो रहे हैं। चलिए तो संजीव जी, दो चीजों का वापस ऑप्शन, हम आते हैं, दो क्योंकि ये चीजों का कार्यक्रम इसमें दो चीजों का ऑप्शन हो सकता है। सरकार कम से कम बियर जो 5 से 8% जिसमें अल्कोहल है उसको फ्री कर सकते हैं, क्योंकि वो जौ का रस है। और ताड़ी को फ्री कर सकते हैं, ताकि कम से कम जो वैसा नशा लेते हैं वो बियर पी के तो नहीं मरेंगे, ताड़ी पी के तो नहीं मरेंगे। वापस आते हैं कि जो 30 अप्रैल को जो खास करके निशांत कुमार, आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा की बैठक होने वाली है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग खत्म भी करेंगे, इसलिए उससे पहले उस पर वापस आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अब इनके आने से निशांत कुमार की पॉलिटिक्स और ज्यादा रिफाइन होगी और वो आने वाले समय में बिल्कुल नीतीश कुमार के ही हमशक्ल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा होने वाला है? या ऐसे तो कोई कहा यह जाता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन क्या उनके आने से इनको कुछ मजबूती मिलेगी क्या? देखिए, मनीष कुमार वर्मा तो जेडीयू के पार्ट हैं, वो आरसीपी नहीं है। आरसीपी अभी एंट्री भी नहीं हो पाएगी उनकी, मैं स्पष्ट बता दूं। कोई चमत्कार हो तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन वो निशांत के करीब होकर काम करेंगे, फीडबैक देंगे, गाइडेंस करेंगे। ये इनफॉर्मल वे में वो जेडीयू के साथ जुड़े रहेंगे और 1 साल बाद जब सब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो फॉर्मल वे में जुड़ जाएंगे वो। और हुआ क्या है प्रवीण जी, मैं बताऊं, जेडीयू के जो पुराने लोग थे वो दरकिनार कर दिए गए इधर 2-3 साल से। वो सब की फिर संगठन में वापसी होगी, संगठन को विस्तृत किया जाएगा। और 30 में मान लीजिए निशांत ये कह के जा सकते हैं कि भाई हमने तो कुछ समाज का भी उतना ही ख्याल रखा। और संजीव जी, उसका एक उदाहरण देखने को मिला भी था कि जो जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, वो फिर से जेडीयू में आ गए हैं लंबे अरसों बाद। वो भी निश्चित रूप से ललन सिंह और संजय झा को काउंटर बैलेंस करने के लिए ही उनकी एंट्री हुई, क्योंकि ललन सिंह खुलकर इसका विरोध कर रहे थे अरुण सिंह जी का। क्योंकि अरुण सिंह जी एक दूसरे तरह के एक बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड पे रहने वाले लीडर हैं और उनको जो कहना होता है मुंह पे कहते, कोई दांव पेच वाले नेता नहीं। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे और ये देखेंगे कि 30 तारीख को क्या, जिस चीज को लेकर आज हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या 30 तारीख को ये बैठक हो रही है क्या? क्योंकि 30 तारीख पर अब हमारी नजर बनी रहेगी कि 30 तारीख को आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा और निशांत कुमार की बैठक होती है या नहीं होती है। क्योंकि ये जो खबरें हमारे पास आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे थे और 30 तारीख पर अब हमारी नजर बनी रहेगी। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।